Okay, class 12. So we are back in chapter number 13, probability. Okay, we have discussed conditional probability. डिस्कस किया अपन ने, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात की. इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कुछ क्वेश्चंस जहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वेयर यू नीड टू अप्लाई अलजेब्रा इन प्रोबेबिलिटी. एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके सामने है. A and B, two persons, they start a game by rolling a fair die. एक डाई है, दो बंदे बैठे हैं A और B. गेम क्या है? डाई रोल करना है. जिसको सबसे पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा और 6 आते गेम बना. ठीक है, गेम क्या है? बहुत सिंपल. A और B रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई. जिसको 6 आया वो जीत गया और जहां 6 आया वहां जीत गया. उसके बाद आगे गेम नहीं होगा. हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, हो सकता है दूसरे बार में आए, तीसरे में आए, 100 टाइम्स में आए, पता नहीं कब तक आए. 6 आते गेम जीत जाएगा, चाहे वो A के आए या B के आए. क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच विनिंग द गेम इफ A स्टार्ट्स द गेम. अगर A गेम को शुरू करता है तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग द गेम. अब क्या होता है, A ने टॉस किया, A ने डाई रोल करी, 6 आ गया उसके पास. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एज एंड व्हेन A रोल्स ए डाई? 1/6. बट जरूरी थोड़ी कि फर्स्ट टाइम में 6 आ गया. A के फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया. इस क्वेश्चन में हम जो करेंगे थ्योरेटिकली मैं आपको लिख दूं, ये कैसे होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A complement intersection B complement intersection A plus probability of A complement intersection B complement intersection A complement intersection B complement intersection A and so on. अब आप बोलोगे सर ये क्या है? सिंपल है. A ने डाई रोल करी, उसके 6 आ गया. हो सकता है फर्स्ट टाइम में 6 नहीं आया, सेकेंड टाइम में आया. इसका मतलब फर्स्ट टाइम में A के भी 6 नहीं आया, B के भी 6 नहीं आया, तब वो डाई वापस A के पास आई, A के 6 आ गया. तो A कॉम्प्लीमेंट A did not get a 6 intersection and B complement B did not get a 6 and then A got a 6. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट चांस और सेकंड चांस में A के नहीं आया, थर्ड चांस में आया. तो फर्स्ट चांस में A फेल एंड B फेल, सेकंड चांस में एंड A फेल्स एंड B फेल्स एंड थर्ड चांस में A के पास आ गया. ऐसा चलता रहेगा. अपने को नहीं पता कब तक चलेगा, इनफाइनाइट लेवल तक. तो इट इज A के 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस A को 6 नहीं आया 5/6, B को भी 6 नहीं आया 5/6. एक डाई में 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6. अब A को 6 आया 1/6 प्लस अगेन A को 6 नहीं आया 5/6, B को भी 6 नहीं आया 5/6, फिर A को भी 6 नहीं आया 5/6, B को भी 6 नहीं आया 5/6, अब A को 6 आया 1/6 and so on. कब तक? इनफाइनाइट. वी डू नॉट नो किसको कब 6 मिलेगा. याद करो 11th क्लास चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 16, एक्सरसाइज 16.1, जहां आपने को सैंपल स्पेस निकालना है. क्वेश्चन है उसमें इस तरह का, सैंपल स्पेस निकालना. तो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा. अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है 1/6 प्लस 5/6 whole square into 1/6 plus 5/6 whole to the power 4 into 1/6 and so on up to infinity. इस पूरे सीरीज में I can take 1/6 कॉमन, तो मेरे पास क्या बचेगा? 5/6 whole square plus 5/6 whole power 4 so on up to infinity. ये क्या है? ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. R कितना है? 5/6 होल स्क्वायर. तो दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में व्हाट इज R? 5/6 होल स्क्वायर यानी कि 25/36. सो इन एनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर R इज लेस देन 1, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज व्हाट? A/1 - R. In any geometric progression where R is less than 1 and sum of infinite terms is always A/1 - R. अपने को वही निकालना है. 1/6 आउटसाइड कॉमन है. A कितना है? 5/6 होल स्क्वायर यानी कि 25/36.
a upon 1 minus r. r means second term divided by first term, common ratio. Second term divided by first term. r is again 25 by 36. So 1 by 6 into 25 by 36 upon 1 minus 25 by 36 is 11 by 36. 1 minus 25 by 36 is 36 minus 25, 11 by 36. दोनों के डिनोमिनेटर में 36 कैंसिल, क्या बचा 1 by 6 into 25 by 11, that is 25 by 66. 25 by 66. Once again, probability of A plus probability of A intersection A complement intersection B complement intersection A. 1 by 6 plus 5 by 6 into 5 by 6 into 1 by 6 and so on up to infinite terms. 1 by 6 taken common. अच्छा एक एरर मेजर एरर, वन ऑफ द मेजर एरर्स, मैथमेटिकल एरर. 1 by 6 कॉमन लेने पे क्या बचेगा 1 प्लस 25 by 36 plus 25 by 36 whole square plus so on up to infinite terms. Okay, बहुत अच्छा मैथमेटिकल एरर. ओके, नाउ पे अटेंशन. GP up to infinite terms, r is less than 1, तो sum of infinite terms a upon 1 minus r. So 1 by 6 outside, a कितना है 1 upon 1 minus r. r कितना है 25 by 36. Second term divided by first term. 1 by 6 into 1 upon 1 minus 25 by 36 is 11 upon 36. 1 by 6 into 1 divided by 11 upon 36, that is reciprocal of 11 upon 36. 36 upon 11. 6 से 6 upon 11. If A starts the game first, तो probability that A wins, A के जीतने की probability कितनी 6 upon 11. How many players are there? Only 2. अगर A जीतेगा तो B हारेगा, अगर A हारेगा तो B जीतेगा. A के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6 upon 11, तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट A विंस, तो 1 माइनस 6 upon 11 कितना 5 by 11. So find the probability of both winning the game if A starts the game first. If A starts the game first, his probability of winning is 6 by 11 and B's probability will be 5 by 11. If B starts the game first, his probability of winning will be 6 upon 11 and A's probability will be 5 upon 11. इस क्वेश्चन में जो भी गेम पहले शुरू करेगा, जो भी पहले डाई रोल करेगा, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 6 upon 11 और दूसरे वाले की 5 by 11. गॉट इट चिल्ड्रन? ये दो बंदे हैं, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये बोले कि A, B and C they all three try to win the game. So उस कंडीशन में आपके R की वैल्यू पड़ जाएगी. R कितना हो जाएगा 5 into 5 into 5, 125 upon 6 into 6 into 6, 216. ठीक है ना? Got it? Hope you got it. तो this was independent event. A और B इंडिपेंडेंट है. A के जीतने से B के हारने जीतने का कोई लिंक ही नहीं है. वैसे B के जीतने से A के हारने जीतने का कोई लिंक ही नहीं है. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है A और B. राइट? Got it? So ये हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर किया. नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करेंगे वो होगा थ्योरम ऑफ टोटलिटी. ओके चिल्ड्रन, तो प्लीज पे अटेंशन. ओके, क्लास 12. सो पिछली क्लास में, पिछले उसमें आपने लेक्चर में आपने देखा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स किस तरह अपन अलजेब्रा को या मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटीज में. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड. लेट्स कम टू द थ्योरम ऑफ टोटलिटी इन प्रोबेबिलिटी. व्हाट डज दिस थ्योरम से? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लेट E1, E2, E3, E4, मान लो ये E1, E2, E3, E4 से लेके En तक किसी एक सैंपल S के एलिमेंट्री आउटकम्स हैं. ओके, एक इवेंट है A जो इन सब से एसोसिएटेड है. वो E1 से भी डिपेंड करता है, E2 पे भी डिपेंड करता है, E3 पे भी डिपेंड करता है, वो En पे भी डिपेंड करता है. तो इवेंट A की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल होगी. इट इज सब्जेक्टेड टू द अकरेंस ऑफ E1, E2, E3. तो A की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल होगी E1 से लेके En तक.
So in that case, the probability of A will be the totality of this sample. So what will be the probability of A? It is sigma, means summation ei equal to 1 to n probability of ei dot probability of A, given that event ei occurs first. मतलब probability of E1 into probability of A after the occurrence of E1 plus, because it is summation, probability of E2 plus probability into probability of A after the occurrence of E2 plus probability of E3 dot probability of A after the occurrence of E3, in the same way up to probability of E1 dot probability of A after the occurrence of E1. ऐसा क्यों? summation क्यों? because A depends upon each and every elementary event of this sample S. E1 से लेके En तक ये सारे sample S के elementary events हैं और event A इन सभी से associated है. Every single elementary event of sample S influences the occurrence of A. In that case, event A's probability will be conditional, subjected to the occurrence of all the elementary outcomes of samples. So it will be derived on the basis of totality. That is why we call this theorem as totality. Probability of theorem of totality. Probability when one element is associated with n number of elementary outcomes of a sample S. Right? ये theorem है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन समझते हैं इस थ्योरम को बेटर समझने के लिए. Okay, the question says, according to the question, a bag has 5 red and 5 black balls. Then a ball is drawn at random and its color is noted. एक बैग है which has 5 red and 5 black balls. Randomly we have drawn a ball and its color is noted. It can be a black ball or it can be a red ball. Further, 2 more balls of the same color are placed in the bag. अब आपने बैग में से एक बॉल ड्रॉ करी, वो रेड हो सकती है, वो ब्लैक हो सकती है. मान लो आपने बॉल ड्रॉ की, वो रेड है, तो आपने 2 रेड बॉल और ऐड कर दी ब्लैक में. मान लो आपने बॉल ड्रॉ करी, वो रेड की जगह ब्लैक है, आपने 2 ब्लैक बॉल और ऐड कर दी उसके अंदर. अब नंबर ऑफ बॉल्स भी चेंज हो गई और नंबर ऑफ रेड या नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो हैं वो भी चेंज हो गई. नाउ a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that it is a रेड बॉल? अब आपने बॉल ड्रॉ करी, वो रेड भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है. अगर वो रेड थी आपने 2 रेड ऐड कर दी, अगर वो ब्लैक थी आपने 2 ब्लैक ऐड कर दी. अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 10 से बढ़ के 12 हो गई. अब आप एक बॉल ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल. मतलब सेकेंड ड्रॉ में जो बॉल हम सेकेंड राउंड में जो बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो रेड होनी चाहिए. ओके, तो हमारा सैंपल है सबसे पहले बॉल ड्रॉ करना, सबसे पहले एकदम पहले वाली कंडीशन में, प्रिलिमिनरी कंडीशन में. ओके, सो E1 इसका सॉल्यूशन आप क्या लेंगे? E1 इज द इवेंट दैट drawn ball is red.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, सबसे पहले 5 रेड 5 ब्लैक, तो ड्रॉन बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी 5/10 दैट इज 1/2। इवन E2 है, द ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज अगेन 5/10 दैट इज 1/2। नाउ इवेंट ए, अगर इवेंट E1 पहले हुआ है तो नंबर ऑफ बॉल्स उसके अंदर चेंज होगी। अब बैग में 10 की जगह 12 बॉल्स है, लेकिन इवन क्या बोलता है, जो बॉल आपने ड्रॉ करी वो रेड है, तो आपने 2 रेड एक्स्ट्रा प्लेस कर दी। अब बैग में 7 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है। अगर इवेंट E2 हुआ है, the ball which you have drawn is a black ball, so you have put extra 2 black balls in the bag. बैग में बॉल्स 12 हो गई, लेकिन 5 रेड है और 7 ब्लैक है। हमारा इवेंट ए क्या बोलता है, सेकेंड बॉल इज रेड। सेकेंड टाइम जब आप ड्रॉ करते हैं बॉल, वो रेड है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट इवन अकर्स फर्स्ट, मान लो कि इवेंट इवन पहले हुआ है, अब आपको रेड बॉल ड्रॉ करनी है। अगर इवेंट E1 पहले हुआ है तो इवेंट E1 क्या बोलता है, रेड बॉल निकाली आपने, तो रेड निकाली तो आपने 2 रेड और प्लेस कर दी। रेड कितनी हो गई, 7, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 10 + 2 12, तो रेड बॉल्स के फेवर में कितने आउटकम, 7, टोटल बॉल्स कितनी, 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर द अकरेंस ऑफ इवन इज 7/12 and probability of A after the occurrence of E2 मीन्स जो बॉल आपने पहले ड्रॉ करी वो ब्लैक थी, तो अगर ब्लैक थी तो आपने 2 ब्लैक एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब ब्लैक हो गई 7, टोटल बॉल्स 12, रेड कितनी है, 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स जो सेकंड राउंड में हम बॉल ड्रॉ करेंगे वो रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/12। What do we have to find? We have to find probability of A, means सेकेंड राउंड में जो बॉल हमने ड्रॉ करी वो रेड है, तो probability of A means totality. A is influenced by E1 and A is influenced by E2, दोनों से influenced है, so it will be according to totality probability of E1 dot probability of A after the occurrence of E1 plus probability of E2 dot probability of A after the occurrence of E2. सॉल्व करते हैं। What is probability of E1? 1/2 multiplied by probability of A after the occurrence of E1. How much? 7/12 plus probability of E2. E2 की probability क्या है? 1/2 plus probability of A after the occurrence of E2 कितना है? 5/12 plus into 5/12. What does it become? 1/2 into 7/12 is 7/24 plus 1/2 into 5/12 is how much? 5/24. 7/24 plus 5/24 is 12/24. What is it? 1/2. This is the probability of A. अब मान लो the problem is कि एग्जाम में आपको टोटलिटी का थ्योरम क्लिक नहीं किया, कि सर थ्योरम याद नहीं आया या पैटर्न याद नहीं आया या फॉर्मूला याद नहीं आया। देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में लिख लो। जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको ग्राफिकली या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ले आते हैं। पे अटेंशन, दिस इज वेरी मच इजी। क्वेश्चन को समझो, बहुत सिंपल है। जैसा क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। सबसे पहला इवेंट कि मैं रेड बॉल ड्रॉ करूंगा या मैं ब्लैक बॉल ड्रॉ करूंगा। तो अगर मैं रेड बॉल ड्रॉ करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/10 यानी कि 1/2। और अगर मैं ब्लैक बॉल ड्रॉ करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अब अगर मैंने रेड बॉल ड्रॉ करी तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैं 2 एक्स्ट्रा रेड बॉल्स ऐड करूंगा बैग में। अब बैग में रेड कितनी हो गई? 7। बैग में रेड कितनी हो गई?
7 रेड और ब्लैक वही 5 है। अब मुझे वापस या तो मैं रेड ड्रॉ करूं या ब्लैक ड्रॉ करूं। अगर मैं रेड ड्रॉ करता हूं तो प्रोबेबिलिटी 7/12, अगर मैं ब्लैक ड्रॉ करता हूं तो प्रोबेबिलिटी 5/12 सेकेंड केस में। अब अगर मैंने रेड ड्रॉ नहीं करी, मान लो फर्स्ट बार मैंने ब्लैक ड्रॉ करी, तो बैग के अंदर क्या रहेगा, ब्लैक बैग के अंदर रेड तो 5 रहेंगी, लेकिन क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रॉ की थी इसलिए मैं 2 एक्स्ट्रा ब्लैक ऐड करूंगा, 7 ब्लैक हो गई। अब वही 2 कंडीशंस, या तो मैं रेड निकालूंगा सेकेंड राउंड में या मैं ब्लैक निकालूंगा। अगर रेड निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी 5/12, अगर मैं ब्लैक निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी 7/12। ये डायग्राम बन गया। अब सिर्फ इतने बात पे नोट करो कि लास्ट में क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। सेकंड चांस में आपके पास रेड आना चाहिए, तो रेड वाले पाथ को पकड़ लो। ये रेड आया है, ये पाथ रेड का ये रहा, ब्लैक से मतलब ही नहीं है। ये रेड वाला पाथ, रेड के पाथ को पकड़ लो, ठीक। अब रेड ये कैसे आया, इवेंट मान लो इसको Q और उसके बाद Q के सक्सेशन में R, तो दोनों एक साथ वन आफ्टर अनदर सक्सेशन में प्रोडक्ट करो। 1/2 इंटू 7/12, 7/24 प्लस ये केस 1 प्लस केस 2। अपने को तो सेकंड राउंड में रेड देखना है कैसे आता है। एक तो ये तरीका जिससे रेड आ गया, प्लस दूसरा ये तरीका रेड आया है 1/2 5/12, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि वो सक्सेशन में 5/24। हाउ मच, 12/24, दैट इज इक्वल टू 1/2। हमने फॉर्मूले से किया, हमने थ्योरम को फॉलो किया, आंसर वही आया था। हमने डायग्राम को फॉलो किया, आंसर यही आ रहा है। तो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, it hardly makes a difference what method you adopt. The point is, any method that you adopt should be logical, should be mathematically correct. समझ में आई बात आपकी? तो टोटालिटी को या तो थ्योरम से चलो या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से चलो। प्रोबेबिलिटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लॉजिकली करेक्ट रहें। और एक बात, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट, देयर वी अप्लाइड अलजेब्रा, हमने जीपी का यूज किया था। तो प्रोबेबिलिटी में आपके पास जीपी भी काम में आएगी, एपी भी काम में आएगा, आपके पास बाइनोमियल थ्योरम भी काम में आएगा, आपके पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी काम में आएगा, सेट थ्योरी भी काम में आएगी। तो चिल्ड्रन, डू नॉट टेक दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी ऑन ए लाइटर नोट, and I once again request you, please go through the content that is given in NCERT। जो कुछ भी लैंग्वेज NCERT में दे रखी है, बहुत से थ्योरम्स हैं, हम सारे थ्योरम डिस्कस करेंगे, बट प्लीज गो थ्रू द थ्योरम्स दैट आर गिवन इन NCERT। इन केस यू फाइंड any difficulty in any of those theorems, come forward, put up your doubts. I am here to clarify them. Okay children, see you in the next class.